हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी बिविकल आर्ट्स क्लास में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में नागरिक शास्त्र के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने 25 क्वेश्चन देखा था। आज के इस वीडियो में पूरा 25 क्वेश्चन उसको भी कवर कर लेंगे। टोटल इस प्रकार से 50 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा और फिर इसके बाद जो है 50 लघु उत्तरीय, 50 दीर्घ उत्तरीय और 50 बहुविकल्पीय क्वेश्चन करा देंगे। सारे टाइप क्वेश्चन आप जब कर लेंगे तो यहाँ से 100% गारंटी की आपके बहुत बेहतरीन नंबर आ जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए थे, ठीक है। उत्तर आप यहाँ पे देख पाएंगे और आज के बाद जो है वीडियो में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 25 से कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 25 आ गया भाई, ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने यहाँ पे आ चुका है कि लोक नायक जयप्रकाश नारायण कौन थे। तो लोक नायक जयप्रकाश नारायण के बारे में लिखेंगे। इसमें वे स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी नेता थे जिन्होंने 1970 के दशक में भ्रष्टाचार और आपातकाल के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो यहाँ पे आप अच्छे से लिख सकते हैं कि जयप्रकाश नारायण जो है वो स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ समाजवादी नेता भी थे जिन्होंने 1970 के दशक में भ्रष्टाचार और आपात के खिलाफ आंदोलन भी किया था, ठीक है। ये पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, चिपको आंदोलन क्या था। तो भैया चिपको आंदोलन जो था ये एक पर्यावरण आंदोलन था जिसमें उत्तराखंड के ग्रामीण जो थे उनको उनके द्वारा पेड़ों को काटने से जो है बचाने के लिए उसके पेड़ से चिपक जाते थे, ऐसा आंदोलन चलाया गया था। तो इसे चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे 2-3 पॉइंट ध्यान रखेंगे। पहला, चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चलाया गया था, पहला पॉइंट। दूसरा ये है कि ये पर्यावरण आंदोलन था यानी वन संरक्षण से संबंधित था। दूसरा, ये उत्तराखंड में चलाया गया था। तीसरा पॉइंट ये है कि वहां के स्थानीय लोगों के द्वारा वनों की कटाई की रोक लगाने के लिए वनों से चिपक जाते थे और चिपक कर उसका विरोध करते थे और इसके बाद जो है वहां शुरुआत होती है चिपको आंदोलन की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है दोस्तों। यहाँ पे साझी संपदा संसाधन से आप क्या समझते हैं। देखिए नाम से स्पष्ट है, साझी संपदा संसाधन। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है साझी, साझी का मतलब क्या, कोई एक वस्तु है जिसका साझा किया जा रहा है, यानी संपदा, ऐसी कोई संपदा, ऐसी कोई संसाधन जिसका साझा की जा रही है। तो यहाँ पे देखिए, ऐसा संसाधन जिनका उपयोग सभी लोग कर सकते हैं जैसे जंगल, हवा, जल, हवा, चारागाह आदि। कहने का मतलब यह है कि ऐसी कोई संपदा हो जिसपे पूरे समाज का हक होता है, उसे साझी संपदा संसाधन कहा जाता है। आराम से लिख सकते हैं, 2 उदाहरण लिख देंगे जैसे जंगल हो गया, जल, हवा, चारागाह, ये सब समाज का सबका हक होता है। इस प्रकार से आपका बढ़िया नंबर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बात करते हैं। यहाँ पे सोवियत संघ के विघटन के 2 कारण लिखिए। जितना पूछा जाए अगर आप उतना लिखेंगे तो बढ़िया नंबर मिलेगा। 1 नंबर 2 नंबर आपको 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कारण पूछा है। तो पहला देखिए, आर्थिक कमजोरी और भ्रष्टाचार। सोवियत संघ का विघटन क्यों होता, क्योंकि आर्थिक कमजोरी और भ्रष्टाचार जैसी ये बीमारियां आ गई थी, ये कुरीतियां आ गई थी जिसके कारण सोवियत संघ का विघटन हुआ। विघटन का मतलब अलग होना, बट जाना, ठीक है। नेक्स्ट है, गणराज्यों में स्वतंत्रता की मांग। जो सोवियत संघ में जो देश आते थे वो अपने अपने देश की मांग करने लगे और जो अपने अपने देश की मांग करने लगे तो उसके कारण जो है यहाँ पे सोवियत संघ का विघटन माना जाता है। मतलब कि कहने का मतलब ही दोस्तों कि जब घर ही में मतलब घर में ही जो है सब भाई आपस में लड़ने लगे तो वहां पे बंटवारे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो वही भ्रष्टाचार यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन है, सार्क का स्थापना और उसका मुख्यालय कहाँ है। तो सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। मुख्यालय की बात करें तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में इसका मुख्यालय है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, स्वतंत्रता के बाद भारत की 2 प्रमुख चुनौतियां कौन सी थी। तो जब देश आजाद हुआ तो देश को एकीकरण में मतलब एक करने की सबसे बड़ी वहां पे जिम्मेदारी और सबसे बड़ी जो है यहाँ पे एक चुनौती मानी जाती है। नेक्स्ट है, शरणार्थियों को पुनर्वास और आर्थिक विकास।
जो शरणार्थी थे इनको पुनर्वास मतलब कि पुनः बसाना और फिर उसके बाद उनके लिए आर्थिक विकास करना ये भी एक चुनौती मानी जाती थी, क्योंकि जब देश बंटवारा हुआ था तो देश के बंटवारे के समय कुछ लोग जो है जो मुस्लिम थे वो पाकिस्तान में जा रहे थे, जो हिंदू थे वो भारत में आ रहे थे। तो इस प्रकार से उनको पुनर्वास मतलब कि फिर से बसाना एक बहुत बड़ी चुनौती मानी जाती थी। तो ये 2 पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं, 2 पॉइंट पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, भारत में नियोजन के लिए प्रेरणा के किन्हीं दो देशों से ली गई थी। नहीं, भारत में जो नियोजन किया गया था, प्लानिंग जो बनाई गई थी, उसके लिए प्रेरणा किन देशों से हमें मिली है, किन देशों से प्रेरणा मिली है। जिससे किसी को देखकर आपको प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है कि हमें भी करना है, हमें भी कुछ बनना है। ऐसे भारत में जो प्लान की गई, जो योजना बनाई गई, उस योजना को जो है किस देश से लिया गया। तो यहाँ पे देखिए सोवियत संघ जो पंचवर्षीय योजना है ये सोवियत संघ से लिया गया। दूसरा अमेरिका से आर्थिक विकास मॉडल यहाँ से लिया गया। तो यहाँ पे जो सोवियत संघ है वहां से पंचवर्षीय योजना जो भारत में चलाई जाती है पंचवर्षीय योजना वो लिया गया, और जो आर्थिक विकास मॉडल है ये लिया गया अमेरिका से। 2 पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पंचशील समझौता कब हुआ था। तो पंचशील समझौता 1954 में भारत और चीन के बीच में हुआ था। यहां से बहुविकल्पीय में भी आपके सवाल पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। पंचशील समझौता 1954 में, ठीक है, और भारत और चीन के बीच हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर आएगा आपके सामने, तो आ जाते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने यहाँ पे दिया गया है कि दक्षिण एशिया के 2 सबसे छोटे देशों का नाम बताइए। तो दक्षिण एशिया में सबसे छोटे देश की अगर बात करें तो मालदीव और भूटान ये छोटे छोटे देश हैं। अगर मालदीव की लोकेशन की बात करें तो मालदीव जो है यहाँ पे नीचे पड़ेगा। ठीक है, भारत के नीचे पड़ेगा, श्रीलंका के साइड में, मतलब कि इधर देखिए, इधर मालदीव है और यहाँ पे श्रीलंका है। ठीक है, यहाँ पे मालदीव है और यहाँ पे श्रीलंका है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं, ऊपर आपको यहाँ पे भूटान देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मालदीव और भूटान जो है दक्षिण एशिया के सबसे छोटे देश माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 35 नंबर क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ की स्थापना के उद्देश्य बताइए। तो यूरोपीय संघ के जो स्थापना के उद्देश्य हैं वो है यूरोप में शांति बनाए रखने के लिए। ठीक है, यूरोप महाद्वीप में शांति बनी रहे, लड़ाई झगड़ा ना हो, प्रथम विश्व द्वितीय विश्व जैसी घटना दोबारा ना घटे, इसीलिए यूरोपीय शांति बनाए रखने के लिए जो है यहाँ पे यूरोपीय संघ की स्थापना की गई। नेक्स्ट है आर्थिक विकास और राजनीतिक सहयोग बढ़ाने के लिए, वहां पे सब देश आपस में मिलकर दूसरे से विकास करें और विकास के साथ साथ जो है राजनीतिक सहयोग भी बढ़ावा मिले, ताकि जो है भविष्य में ऐसी फिर विश्व युद्ध जैसी घटनाएं ना घटे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है सबसे अधिक बार वीटो पावर का प्रयोग करने वाला देश कौन सा है। तो वीटो पावर का मतलब होता है कि किसी देश को ऐसा पावर दिया गया है जो पूरे जो संस्था है उसको कंट्रोल कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वीटो पावर में बात करें तो रूस जो है जिसे पूर्व सोवियत संघ के नाम से जानते हैं, और संयुक्त राज्य अमेरिका, 2 ऐसे देश हैं जिनको सबसे अधिक बार वीटो पावर मिला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है, संयुक्त राष्ट्र संघ की 2 एजेंसियों के नाम लिखना है। तो 2 एजेंसी में आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी का मतलब इसी से संबंधित, जैसे कि यूनिसेफ है, WHO है, या फिर आप यहाँ पे WTO भी लिख सकते हैं। ठीक है, WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इसको आप लिख सकते हैं। यूनिसेफ जो है इसको आप लिख सकते हैं। तो 2 संस्था का नाम लिखना है, 2 संस्था आप यहाँ पे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मानव अधिकारों के लिए काम करने वाली 2 संस्थाओं का नाम लिखिए। जो मानव अधिकार के लिए काम करती है ऐसी 2 संस्थाएं कौन सी हैं। तो पहली संस्था है एमनेस्टी इंटरनेशनल और दूसरा है ह्यूमन राइट्स वॉच। ये 2 इंटरनेशनल संस्था हैं जो मानव के अधिकारों के लिए काम करती हैं। ठीक है, 2 पॉइंट ले सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 2 राज्यों का नाम बताइए जो पहले केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। तो गोवा भी, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश भी है इसमें। ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि 2 राज्य पहले केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 1975 में आपातकाल लगाने के 2 कारण बताइए। तो 1975 में आपातकाल लगाने की क्या कारण थे। तो पहला देख पाएंगे, देश में आंतरिक अशांति उत्पन्न हो गई थी, यानी चारों तरफ जो है लोग हड़ताल कर रहे थे, धरना दे रहे थे, इस प्रकार से अशांति उत्पन्न हो गई थी और उसके लिए जो है ये कदम उठाना पड़ा, यानी 1975 में आपातकाल लगानी पड़ी। ठीक है, नेक्स्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा इंदिरा गांधी को चुनाव को अवैध घोषित करना यह भी एक तरह से कारण माना जाता है। तो सरकार ने आपातकाल की घोषणा कर दी। ठीक है, 2 पॉइंट लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है,
अनुच्छेद 370 अनुच्छेद 370 की समाप्ति के दो परिणाम लिखिए। जो अनुच्छेद 370 समाप्त हुआ था उसके पीछे कारण क्या था? तो देखिए, पहला पॉइंट, परिणाम क्या था ये हमें समझना है। जम्मू कश्मीर और भारत की पूर्ण राज्य नहीं रहा, यह केंद्र शासित प्रदेश है। अब जम्मू कश्मीर जब 370 धारा समाप्त कर दी गई तो अब भारत का पूर्ण राज्य नहीं है, वो क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। यानी जम्मू कश्मीर अब एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का संविधान जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से लागू हो गया है। पहले जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान नहीं लागू था और वहां का अपना एक अलग संविधान, वहां का अपना एक झंडा होता था। लेकिन जब 370 धारा हटा दी गई, अब भारत का संविधान लागू है, भारत का झंडा वहां पे लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ 2 पॉइंट लिख सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जापान पर गिराए गए परमाणु बम जो थे उनका नाम क्या था? ये आपसे पूछ सकता है। तो देखिए, जापान पे जो परमाणु बम गिराए गए थे वहां पे देखिए, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को, नागासाकी पर और 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराए थे। ठीक है, मतलब हिरोशिमा पे 6 अगस्त 1945 को और उसी के 3 दिन बाद नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को, 6 और 9 अगस्त को जो है परमाणु बम गिराए गए थे। पहले हिरोशिमा में गिरा, जो हिरोशिमा में बम गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय। ठीक है, और जो नागासाकी में उसका नाम था फैट मैन। तो इस प्रकार से इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए, अच्छे समझ जाइए। क्वेश्चन बहुविकल्प में भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने, गुट निरपेक्षता से क्या आशय है? तो अगर गुट निरपेक्षता की बात करें तो यहाँ पे देखिए, यह नीति किसी भी सैन्य गुट जैसे कि अमेरिका या सोवियत संघ में शामिल ना होकर स्वतंत्र रहने के लिए प्रेरित करता है। गुट निरपेक्षता का मतलब है कि हम गुट में नहीं है, गुट से अलग हैं। ठीक है, हम आपका मदद कर रहे हैं लेकिन हम आपके गुट में शामिल नहीं हैं। जैसे मान लो कुछ दोस्तों का गुट है, समूह है, तो आप क्या करें, गुट से बाहर हो जाइए। आप अपने गुट से जब बाहर हो गए हैं, आप उनसे, उनके जो अगर कोई भी घटना घटती है तो इन गुटों में आप नहीं है, आप फंसेंगे नहीं, आप गुट से बाहर पूरी तरह से स्वतंत्र आजाद हैं। वो कहावत आपने सुना होगा कि गेहूं के साथ घुन पिसाने वाली बात आती है। तो अगर आप गुट में रहते हैं, अगर गुट के द्वारा कोई भी घटना घट जाती है तो आप भी उसमें फंस सकते हैं। इसलिए अगर गुट से बाहर रहें तो आप बच सकते हैं। तो गुट निरपेक्षता ये कहता है कि किसी भी नीति या संगठन गुट से बाहर रहना, जैसे अमेरिका या सोवियत संघ जो गुट हैं उनसे बाहर रहना, स्वतंत्र रहकर काम करना, ये गुट निरपेक्षता कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने सवाल है यहाँ पे, भारत के 2 धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय, तो यहाँ पे मुस्लिम सिख लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय अर्थव्यवस्था की मिश्र अर्थव्यवस्था क्यों है? जो भारतीय अर्थव्यवस्था है ये मिश्र अर्थव्यवस्था क्यों है, इसके बारे में देखना है। तो देखिए, सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर काम करते हैं, इसीलिए मिश्र अर्थव्यवस्था है, पहला पॉइंट। दूसरा, बाजार और सरकार दोनों की भूमिका होती है। बाजार और सरकार दोनों की भूमिका मतलब ये है कि बाजार में प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करते हैं, इसीलिए जो है भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्र अर्थव्यवस्था के रूप में जानी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे आपके सामने है यहाँ पे, भारत की परमाणु नीति की 2 विशेषताएं बताइए। तो भारत में परमाणु नीति की 2 विशेषताएं में पहला पॉइंट ये है कि पहला हमला न करने की नीति। भारत के पास परमाणु बम है लेकिन पहले ये कहता है कि नो फर्स्ट यूज, मतलब कि पहले हमला करने की नीति भारत की नहीं है। हाँ, अगर कोई अटैक करते तो भाई छोड़ेंगे भी नहीं। ठीक है, ये बात यहाँ पे है। नेक्स्ट है, परमाणु हथियार केवल आत्मरक्षा के लिए बनाए गए हैं, यानी अपनी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। भविष्य में कोई भी ऐसी अगर बात आती है, द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व जैसी घटनाएं घटती हैं तो भारत भी उसका इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन नो फर्स्ट यूज, हम पहली बार यूज नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर कोई करता है तो छोड़ेंगे भी नहीं, ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पे ये कह रहा है कि आपातकाल के 2 संवैधानिक परिणाम बताइए। जब आपातकाल लगाई जाती है तो उसके 2 संवैधानिक परिणाम क्या निकलते हैं? तो देखिए, मौलिक अधिकार जो है वो निलंबित कर दिए जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं। दूसरा है, केंद्र सरकार की ताकत बढ़ जाती है। जो केंद्र सरकार होती है उसकी ताकत बढ़ जाती है, स्थानीय और राज्य सरकार की ताकत बिल्कुल लगभग खत्म हो जाती है। जो केंद्र सरकार होती है वही जैसा चाहती है वैसा कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने है, दलित आंदोलन के समर्थक 2 राजनीतिक दल बताइए। तो इसमें बीएसपी है, बहुजन समाज पार्टी, और है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये 2 पार्टी हैं जो दलित आंदोलन के समर्थक का काम करती हैं, और बहुत सारी पार्टियां हैं। 2 पार्टी लिखना है, 2 पार्टी लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है कि पूर्वोत्तर भारत के सीमा से लगे 2 देशों का नाम बताइए। तो पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य हैं, अगर मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊं तो आप यहाँ पे देख पाएंगे, ये इस प्रकार से देख पाएंगे यहाँ पे।
ये पूर्वोत्तर राज्य हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ये जो है ये भूटान है, ठीक है। ये क्या है, ये भूटान है। और इधर ऊपर तो यहाँ पे चीन है, इधर क्या है, यहाँ पे म्यांमार है, ठीक है, यहाँ म्यांमार है। तो इस प्रकार से देखते हैं। तो यहाँ पे पूर्वोत्तर राज्य के लगे दो राज्यों का नाम बताना है। तो चीन है, बांग्लादेश, बांग्लादेश भी भर सकते हैं, ठीक है। दो देशों का नाम बताना है, कोई इसमें से आप भर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है शॉक थेरेपी। क्या है, तो शॉक थेरेपी का मतलब होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। आघात पहुंचाकर उपचार करने का मतलब ये है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए, शॉक थेरेपी एक आर्थिक सिद्धांत है। शॉक थेरेपी क्या है, आर्थिक सिद्धांत है, जिसका मतलब है आघात पहुंचाकर उपचार करना। मतलब ये है, एक ऐसा मॉडल था, एक ऐसी योजना बनाई गई थी जिसके तहत सोवियत संघ विघटन के बाद रूस, मध्य एशिया और पूर्वी एशिया, पूर्वी यूरोप के जो साम्यवादी देश थे, वो पूंजीवाद की ओर जो है उनका कदम बढ़ा। और उसके बाद जो है शॉक थेरेपी की विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा द्वारा निर्देशित किया गया। कहने का मतलब दोस्तों, ये सिंपल भाषा में समझाया जाए कि जब सोवियत संघ था ना, तो सब लोग समाजवाद की तरफ जो है उनका रुख था, सब लोग समाजवाद चाहते थे। लेकिन जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, अलग बंटवारा हो गया, इसका बिखर गया पूरी तरह से, तो सब लोग जो है अब कहाँ भागने लगे, पूंजीवाद की तरफ भागने लगे। मतलब पहले कहने का मतलब, पहले लोग कह रहे थे कि हम समाजवाद अपनाएंगे, समाजवाद अपनाएंगे, लेकिन जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो सब लोग कहाँ चले गए, पूंजीवाद की तरफ। वही है यहाँ पे कि आघात आघात देकर उपचार करना। तो पहले यहाँ पे पहले लोग तो कहें कि वादा किए कि भाई नहीं, समाजवाद अपनाएंगे, समाजवाद अपनाएंगे, इसके बाद लोग पूंजीवाद की तरफ बढ़ गए। तो इसी प्रक्रिया को शॉक थेरेपी के नाम से जानते हैं। शॉक थेरेपी विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा निर्देशित किया था, मतलब शुरू किया गया था। तो यहाँ पे विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1944 में की गई थी, और इन्हीं के द्वारा शॉक थेरेपी अपनाई गई थी, मतलब शुरू की गई थी, ठीक है। तो दोस्तों, ये 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो जो है पीडीएफ लेने के लिए आपको एक नंबर है, उस पर व्हाट्सएप करना होगा। तो मैं नंबर आपको बता दे रहा हूँ, 83 82 92 47 99। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे जो है मैसेज करेंगे तो मैं पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करा दूंगा। चलिए मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और जिंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।